फिर भले ही उन रोड्स पर मौतों की लाइन लगी हो। इंडिया में हर घंटे 20 लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। क्वालिटी इतनी खराब कि पूछो मत, लेकिन काम तो बढ़ा है, और ये सिर्फ ऊपर से नीचे तक के करप्शन की वजह से है। 2014 में मोदी गवर्नमेंट का वादा था कि हम हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे और बड़े बड़े कॉरपोरेटर जैसे अडानी अंबानी उनके खेतों पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन आज माहौल ऐसा है कि सरकार से सवाल कर लो तो आपको एंटी नेशनल या फिर देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स सरकार से सवाल पूछते हैं या फिर सवाल उठाते हैं, आईटी एक्ट का मिसयूज करके उनकी वीडियो ही डिलीट करवा दी जाती है या फिर अकाउंट को परमानेंटली ही उड़वा दिया जाता है। ये आईटी रूल्स 2021 का घोर दुरुपयोग है जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ किया जा रहा है। वीडियो को क्यों हटाया जा रहा है? क्या पारदर्शिता है? मोदी गवर्नमेंट टेरर रोक नहीं पाई, पेपर लीक होना रोक नहीं पाई, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं कर पाई, लोग पानी पीकर मर रहे हैं, फिर क्या फायदा हर घर नल का? बेटियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर क्या फायदा बेटी बचाओ का? हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसने पिछले 12 सालों से इंडिया की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और देश के हर एक नागरिक को बेहतर गहराई से प्रभावित किया है। 26 मई 2014 ये वो तारीख थी जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उस टाइम पर देश में एक अजीब सा ही माहौल था। एक तरफ स्कैंडल्स और घोटालों की खबरें गूंज रही थीं और दूसरी तरफ एक उम्मीद थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन आज जब हम 2026 में खड़े हैं और मोदी गवर्नमेंट को 12 साल पूरे हो गए हैं तो सवाल उठता है कि क्या वाकई अच्छे दिन आ गए हैं? क्या वाकई भारत विकसित होने की कगार पर है या फिर ये सिर्फ एक बेहतरीन ब्रांडिंग और मार्केटिंग का कमाल है? तो आज हम डाटा और फैक्ट्स के साथ बिना किसी बायस के बिल्कुल न्यूट्रल रहकर मोदी गवर्नमेंट की 12 साल की पॉलिसीज को एनालाइज करेंगे जिन्होंने भारत की किस्मत बदली और जिन्होंने भारत को बर्बाद किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार बनने के 2 साल बाद जब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था तो अचानक से एक रात आती है 8 नवंबर 2016 की। रात के 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और कहते हैं अब से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और अगर तुम धुरंधर 2 देख कर आए हो तो शायद तुम्हारा दिल टूटने वाला है क्योंकि वहां पर दिखाई गई चीजें यहाँ पर रियल नहीं हुई। बैक टू द टॉपिक, ये मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्सरसाइज थी जिसके मेन 3 कारण बताए गए थे। फर्स्ट, ब्लैक मनी खत्म करना। सेकंड, नकली नोट और टेरर फंडिंग की कमर तोड़ना, वही जो कि धुरंधर में दिखाया गया था। एंड थर्ड, देश को कैशलेस यानी डिजिटल इकोनॉमी बनाना। लेकिन क्या ये मकसद पूरा भी हुआ? आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जितना कैश मार्केट में था उसका 99.3% वापस बैंक्स में आ गया था। इसका सीधा मतलब है कि जिन लोगों के पास भी ब्लैक मनी था उन्होंने किसी न किसी तरह से करके उसे इसी बीच में वाइट करा लिया या फिर सिस्टम में घुसा दिया। सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए ही वापस नहीं आए। तो अब आप कहोगे कि क्या 16,000 करोड़ की रकम कम है? तो हाँ, आप सही कह रहे हो कि 16,000 करोड़ की रकम कम नहीं होती, लेकिन अगर हम देश के लेवल पर सोचें तो ये रकम बहुत ही कम है क्योंकि इसकी वजह से हमारी जीडीपी 1% से ज़्यादा गिर गई थी। नए नोट छापने में ही हजारों करोड़ों का खर्च आ गया था। छोटे बिजनेसेस जो कि पूरी तरह से कैश पर डिपेंडेंट थे वो तो पूरी तरह से खत्म ही हो गए। मिडिल क्लास आदमी अपने 10,000 रुपये जमा कराने के लिए कई दिनों तक बैंकों की लाइनों में खड़ा रहा। वहाँ उसने लाठियाँ खाई, धक्के खाए, गालियाँ खाई, किसी की शादी रुक गई और कई लोग तो उन्हीं लाइनों में अपनी जान गंवा गए। यहाँ पर एक फायदा हुआ था, वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का। नोटबंदी की वजह से लोग मजबूर हो गए थे डिजिटल रास्ता अपनाने के लिए।
जिससे आगे चलकर यूपीआई की सक्सेस की नींव रखी गई। लेकिन अगर हम इस नोटबंदी को ब्लैक मनी के लिहाज से देखें, जो कि इसका मेन मोटिव था, जिसे धुरंधर में एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई थी। और मेरी ना मानो तो बड़े बड़े एनालिटिक्स की मानो, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज नागरत्ना जी ने भी 99% कैश वापस आ जाने की वजह से इसे सक्सेसफुल नहीं माना है। ये सिर्फ गरीबों पर हुआ एक भद्दा मजाक था, क्योंकि आज भी करप्शन, ब्लैक मनी और नकली नोट, यहाँ तक कि कैश का खेल अभी भी बंद नहीं हुआ है। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसके बारे में मोदी गवर्नमेंट कहते नहीं थकती, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। और वाकई में पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज बढ़ी है। पिछले 12 सालों में नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हाईवेज बनने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ी है। फिर भले ही छोड़ो, अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जहां 2014 में दिन का 11 से 12 किलोमीटर रोड बनती थी, वहीं आज 30 से 35 किलोमीटर हो चुकी है। दिल्ली से मुंबई हो या फिर लखनऊ से गाजीपुर, सफर का समय बिल्कुल आधा हो चुका है। फिर भले ही उन रोड्स पर मौतों की लाइन लगी हो, इंडिया में हर घंटे 20 लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। क्वालिटी इतनी खराब की पूछो मत, लेकिन काम तो बढ़ा है, और ये सिर्फ ऊपर से नीचे तक के करप्शन की वजह से है। सिर्फ हाईवेज ही नहीं, रेलवे स्टेशन तो हाईवेज से भी ज्यादा ऊपर हैं, जिन्होंने इंडिया की इमेज को ही बदल कर रख दिया है। और ये सिर्फ कमाल हो पाया है मोदी गवर्नमेंट के इन मिनिस्टर्स की वजह से। वैसे भी इन्हें दूसरों पर केस करने से छुट्टी मिले तब ना ये काम करेंगे, लेकिन ये जैसी भी फैसिलिटीज हैं वो सिर्फ शहरों तक ही लिमिटेड हैं। रूरल एरियाज में तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये सिर्फ कर्ज पर बन रहा है। देश पर कर्जा डेट टू जीडीपी रेशियो काफी ज्यादा बढ़ा है पिछले 12 सालों में। हम रास्ते तो बना रहे हैं, लेकिन क्या आने वाली अगली पीढ़ी ये कर्जा उतार पाएगी? ये काफी गंभीर विषय है। मोदी गवर्नमेंट ने भारत को 2024-25 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक बड़ा सपना दिखाया था। आज हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर हैं। ये सुनने में तो काफी प्राउड फील कराता है ना? लेकिन ये जो बड़े बड़े नंबर हमें सुनाए जाते हैं, ये कभी किसी गरीब का पेट नहीं भरते। आज जब हम इंडिया में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, तो भारत लिटरली कई छोटे देशों से भी नीचे है। पिछले 12 सालों में अमीर और अमीर होते चले गए हैं, गरीब और गरीब होते चले गए हैं। 2014 में मोदी गवर्नमेंट का वादा था कि हम हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन आज की रियलिटी क्या है? हमारा एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। ये एक काफी बड़ा सीरियस मुद्दा है। सरकार ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे बड़े कैंपेन्स चलाए, लेकिन इनसे ग्राउंड पर कोई भी जॉब क्रिएट नहीं हुई। ज्यादातर आज का यूथ गिग वर्कर बनने पर मजबूर है। ऐसी ही कितनी चीजें हैं जिन पर मोदी गवर्नमेंट फेल रही। पॉल्यूशन, इन्फ्लेशन, करप्शन, इन सब चीजों में मोदी गवर्नमेंट अपने बोल्ड डिसीजंस की वजह से जानी जाती है। लेकिन पिछले 12 सालों में अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसने मोदी गवर्नमेंट को बैक फुट पर लाया है, तो वो है द 3 फार्म रूल्स। सरकार का लॉजिक था कि इन कानूनों से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और मंडियों का राज खत्म हो जाएगा। लेकिन किसानों को डर था कि इससे एमएसपी यानी मिनिमम प्राइस सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा और बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स जैसे अडानी अंबानी उनके खेतों पर कब्जा कर लेंगे, जिस वजह से किसानों में एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू हुआ जो 16 महीनों तक चला। इस बीच किसानों को पता नहीं क्या क्या बोला गया, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी और भी पता नहीं कितने भद्दे भद्दे शब्द बोले गए किसानों को। लेकिन फाइनली 19 नवंबर 2021 को मोदी जी खुद आए और माफी मांगी और ये कानून वापस लिया। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आज 2026 में भी किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं और डाटा बताते हैं कि किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, बल्कि उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि जब मोदी गवर्नमेंट इतना ही नाकाम रही तो वो आखिर हर बात जीत कैसे जाती है? वेल, इसका राज छुपा है लाभार्थी वर्ग में और सॉफ्ट प्रोपेगेंडा में, जैसे कि पीएम सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय या फिर 80 करोड़ मुफ्त राशन। इन सब की वजह से पीएम मोदी की एक लॉयल वोट बैंक तैयार हो गई। और सबसे बड़ा फैक्टर हुआ जातिवाद का।
मोदी गवर्नमेंट हमेशा से हिंदू प्रचारक थी और हर जगह पर जाति से रिलेटेड भाषण दिए गए। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी तो इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि उनके विदेश दौरे से लौटते ही वो कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से लाइन में लगती है हमारी पब्लिक। हालांकि हमारी फॉरेन पॉलिसी कई जगहों पर अच्छी तो है, लेकिन आज भी हम तेल किससे लेंगे, कितना लेंगे, वो आकर ट्रंप डिसाइड करता है। मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया में G20 होस्ट किया सक्सेसफुली, लेकिन AI समिट होस्ट किया वो तो बुरी तरह से फेल रही। हमारा विश्व गुरु भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में 151वें नंबर पर हैं। 12 साल हो गए बट PM नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां पर पत्रकार उनसे ओपनली सवाल पूछ सकें। और ये तो PM नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सबसे जरूरी है और यही एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी भी है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूं कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। लेकिन आज माहौल ऐसा है कि सरकार से सवाल कर लो तो आपको एंटी नेशनल या फिर देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स सरकार से सवाल पूछते हैं या फिर सवाल उठाते हैं, IT एक्ट का मिसयूज करके उनकी वीडियो ही डिलीट करवा दी जाती है या फिर अकाउंट को परमानेंटली ही उड़वा दिया जाता है। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज गोदी मीडिया बनकर बैठा है, जो दिन और रात सिर्फ मोदी की ही तारीफ करने में जुटा पड़ा है। ब्रांडिंग इतनी तगड़ी कि चाहे वो गैस सिलेंडर हो, शौचालय हो, राशन कार्ड हो, बैग हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक जगह पर मोदी जी की बड़ी सी फोटो है। कोई भी सरकारी ऐड हो या फिर कोई भी पोस्टर, हर एक जगह पर मोदी जी की बड़ी सी फोटो है। ब्रांडिंग भी जरूरी है, लेकिन क्या ये पब्लिक के पैसे का सही यूज है? मोदी गवर्नमेंट टेरर रोक नहीं पाई, पेपर लीक होना रोक नहीं पाई, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं कर पाई, लोग पानी पीकर मर रहे हैं, फिर क्या फायदा हर घर नल का? बेटियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर क्या फायदा बेटी बचाओ का? वैसे यहाँ मैंने कई बड़े पॉइंट कवर नहीं किए, जैसे PM केयर फंड या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, क्योंकि इनसे ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती। हालांकि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि मोदी गवर्नमेंट में सोल्जर्स को काफी ज्यादा आजादी मिली है। अगर आप में से कोई सोल्जर हो तो कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये सच है, वरना आम पब्लिक की तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो रही है जो सरकार पर सवाल उठाते हैं। वेल, अब आप बताओ इनमें से क्या चीज आपके लिए अच्छी है और क्या चीज खराब? वैसे भी सवाल पूछना तो एक क्राइम है। और हाँ, कमेंट जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।